इस कहानी का नाम है मायके की याद। मायका तो लड़की के दिल का एक टुकड़ा होता है जो कभी उससे अलग नहीं हो सकता है। पीहर का द्वार, पीहर की हवा, पीहर की खुशबू उसके अस्तित्व का एक हिस्सा होती है। वह आंगन जहाँ खेली कूदी गई बड़ी हुई, वह आंगन जहाँ से विदा हुई, उस आंगन में उसकी आत्मा बसती है। पिता की लाडली और माँ की सहेली, भाई की दोस्त और छोटी बहन की माँ। कितने रिश्ते होते हैं मायके के। मैं भी जब चाहूँ अपने मायके फ़ोन पर बात कर सकती हूँ, पर सच कहूँ जो आनंद उसकी चिट्ठिया में आता था वह फ़ोन पर नहीं आता है। आज भी माँ पापा की लिखी चिट्ठियाँ मेरे सामने मौजूद है। जब उसकी बहुत याद आती है तो उसकी चिट्ठियाँ पढ़ती हूँ। उस अंतर्देशी में मानो उसका चेहरा उतर आता है। हर शब्द और हर वाक्य के साथ चेहरे के बदलाव भाव मुझे दिखाई देते हैं। चिट्ठियाँ जैसे जिंदा हो जाती है और चिट्ठियों की खुशबू से मेरे मन तरवर हो जाता है। आज स्कूल से लौटी तो शरीर टूट रहा था। ठंड में तो यह शहर अलास्का बना हुआ था। बस बर्फ़ गिरने की कमी है। इतनी गलन है कि हाथ में हाथ मासूम नहीं हो रहा है। घर के भीतर आकर पता चला कि कोई पार्सल आया है। इंडियन पोस्टल से। मैं अंदाज़ा नहीं लगा पाई कि कहाँ से आया होगा। बहुत थकी थी इसलिए सीधे आराम करने चली गई। शाम को जब नींद खुली तो जाने क्यों माँ पापा की यादों ने मुझे घेर लिया। मुझे लगा कि बिन बादल बरसता कैसे हो रही है। इस ठंड से निकम्मा बना दिया था मुझे। काम की गति धीमी हो गई थी और ठंड तेज। किसी तरह काम खत्म हुआ तो देखा 10 बज रहे थे। मन में कहा चलो भाई अगले दिन की तैयारी करें और सोने चले। खाना खाने का आज कोई मूड नहीं था। गीत सुनने का बहुत शौक़ है तो सोचा कुछ पुराने गीत सुने जाए, फिर चलते हैं। मैं हीटर के पास चेयर पर पैर जमा कर बैठ गई और हवा में गुजरती स्वर लहरी के साथ मन पीहर की तरह उजड़ गई। मायरी कासे कहूँ पीर अपने जियो की, मायरी कासु दुख नहीं है मुझे, यह सब तो पीढ़िया है। पति बच्चा मेरा अपना संसार, फिर क्यों मन कलपता है, क्यों याद आती है माँ बाप की। अपनी सोच के सागर में डूबी हुई तो मेरी नाक से एक पहनी खुशबू को मासूम किया तो यह बेसन के लड्डू की तरह है। 2 कहानियों, एक बेटी के मायके से रिश्ते और गरीब की दुआओं का असर से रूबरू कहलाती है। भावुक कहानियाँ, मीता एस ठाकुर, नम्रता सरन सोना। 3 वर्ष पहले। एक बेटी के मायके से रिश्ता और गरीब की दुआएं के असर से रूबरू कराती हो भावुक मायके की मिठाई। पीहर केवल बेटी का होता है, बेटे का भला हो घर का लाए, लेकिन मायके से जुआर केवल बेटी के हिस्से में आता है, क्योंकि मायका होता ही बेटी का है। पीहर की कोई कसिया बयां करती एक भावुक कहानी है जो दरअसल हर बेटी की अनुभव है। मायका शब्द कितना छोटा होता है, जाने किसने इरादे किया होगा। शब्द छोटा जरूर है लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। वास्तव में एक लड़की स्वयं भी मायके के मायने तब तक नहीं जान पाती जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता है, यानी कि जब तक वो पराई नहीं हो जाती। और पराई होने की यह पीर उसे कभी माँ बाप से पराया नहीं होने देती है। मायका तो लड़की के दिल का एक टुकड़ा होता है जो कभी उसने अलग नहीं हो सकता है। पीहर के द्वार, पीहर का हवा, पीहर की खुशबू उसके अस्तित्व का एक हिस्सा होती है। वह आंगन जहाँ खेली कूदी गई हुई, आंगन जहाँ वह विदा हुई हो, वह आंगन। और माँ की सहेली, भाई के रिश्ते और छोटे बहन की माँ। कितने रिश्ते होते हैं मायके के। मैं जब भी चाहूँ अपने मायके फ़ोन पर बात कर सकती हूँ, पर सच कहूँ तो आनंद उसकी चिट्ठिया में आता था, वह फ़ोन पर नहीं आता। आज भी माँ पापा की लिखी चिट्ठियाँ मेरे पास मौजूद है। जब उनकी बहुत याद आती है तो उनकी चिट्ठियाँ पढ़ती हूँ। उस अंतर्दृष्टि में मानो उनका चेहरा उतर आता है। हर शब्द और हर वाक्य के साथ चेहरे के बदलते भाव मुझे दिखाई देते हैं। चिट्ठियाँ जैसे जिंदा हो जाती है और चिट्ठियों की खुशबू से मेरा मन तरबतर हो जाता है। आज स्कूल से लौटी तो शरीर टूट रहा था। ठंड में तो यह शरीर आलस सा बना हुआ है। बस बर्फ़ गिरने की कमी है। इतनी गलन के हाथ को हाथ मासूम नहीं हो रहा है। घर के भीतर आकर पता चला कि कोई पार्सल आया है। इंडियन पोस्टल से। मैं अंदाज़ा नहीं लगा पाई कि कहाँ से आया होगा। बहुत थकी थी इसलिए सीधे आराम करने चली गई। शाम को जब नींद खुली तो ना जाने क्यों माँ बाप की याद ने मुझे घेर लिया। मुझे लगा कि बिन बादल बरसात कैसे हो रही है। इस ठंड से ने निकम्मा बना दिया था। काम की गति धीमी हो गई थी और ठंड तेज। किसी तरह काम खत्म हुआ तो देखा 10 बज रहे थे। मन कहा चलो भाई अगले दिन की तैयारी करें और सोने चले। खाना खाने का आज कोई मूड नहीं था। गीत सुनने का बहुत शौक था तो सोचा पुराने गीत सुने जाए, फिर चलते हैं। मैं हीटर के पास चेयर पर पैर जमा कर बैठ गई और हवा में गूंजती स्वर लहराती हुई मन पीहर की तरह उचल गई। मायरी मैं कासे कहूँ पीर अपने जिया की मायरी, कोई दुख नहीं है मुझे, सब तो बढ़िया है। पति बच्चा और अपना संसार, फिर क्यों ना मन कलपता है, क्यों याद आती है माँ पापा की। अपनी सोच के सागर में डूबी हुई थी तभी मेरे नाक से एक जानी पहचानी खुशबू को महसूस किया। यह तो बेसन के लड्डू की खुशबू है और तिल के भी लड्डू हैं। मन में एक लहर सी उठी और समझ गई कि वह पार्सल तो दोपहर में आया था। उसमें क्या था और वह कहाँ से आया था।
फिर क्या था, किसी चप्पल बलिका की तरह मैंने उस पार्सल को बिना एक पल भी गवाए खोला तो मेरी खुशबू का ठिकाना नहीं रहा। गत्ते के डिब्बे के अंदर प्लास्टिक के 4 डब्बे थे। उन डिब्बों में सलोनी, खुरमी, बेसन के लड्डू और तिल के लड्डू भरे हुए थे। मेरे मन अंदर तक भीग गया। पिछले 2 सालों में माँ पापा की से नहीं मिल पाई। 1 साल व्यस्तता में कट गया और दूसरा ये कोरोना से लड़ रहा। मेरी आखिरी आंखें भर आ रही थी। भरी आंखों से मैंने एक लड्डू को जैसे ही मुंह में रखा तो ऐसा लगा मानो माँ ने मुझे अपने अंग के समेट लिया। सलोनी का टुकड़ा मुंह में रखा तो ऐसा लगा कि जैसे मानो पापा के गले लग गई हूँ। क्या कोई मानेगा कि मैं रोते हुए मिठाइयाँ खा रही थी। मन जाने कितनी यादें से घिर गया। वो सारे पल याद आ गया जब घर में मिठाई बनती थी। होली, दिवाली, राखी, मम्मी पकवान और मिठाइयाँ बनाकर राशन की अलमारी में रख ताला लगा करती थी। हम भाई बहन चोरी चुपके खुरमी, सलोनी, गुड़िया और कुछ पर हाथ साफ किया करते थे। मम्मी सब जानती थी लेकिन फिर भी अनजान बनती थी। हमारे बचपन की न जाने कितनी यादें और कहानियाँ इन मिठाइयाँ के इर्द गिर्द बुनी होती है। देरी रात तक जब मम्मी मिठाई बनाती है तो हम भाई बहन कभी मदद करते तो कभी कुछ पाने की मंशा के आसपास बने रहते। नमकीन बनाने का काम पापा के सिर पर होता था क्योंकि वह नमकीन बनाने में एक्सपर्ट थे और पापा को मनाकर नमकीन हासिल करना मेरे लिए कोई बड़ा काम नहीं था। मेरे भाई बहन अक्सर मुझे चिढ़ाते थे कि तुम पापा की चम्मच हो चमचागिरी करती हो। मैं उसकी बात सुनकर इतराती। आज घर से आई मिठाइयाँ ने फिर मुझे अपने बचपन की ओर धकेल दिया। इन मिठाइयों ने केवल मेरी जीहा पर बल्कि मेरे मन में मिठास घोल दी थी। अभी तो मैं खाना भी नहीं खा रही थी और न जाने कैसे मुझे इतनी भूख लगाई। भावुक होकर मैंने घर फ़ोन उठाया और यह सोचकर कि सब सो गए होंगे। बेल जाते ही मैंने फ़ोन काट दिया। दूसरे ही मिनट प्रत्युत्तर में फ़ोन की घंटी बजी। मम्मी का फ़ोन था। मैंने उसे फ़ोन उठाया तो इधर से पहला वाक्य था, क्यों मिठाई खा रही हो ना। मैं समझ गई थी तुम ही होगी। फिर आगे मम्मी जाने क्या क्या कहती रही। कैसी हो, सब कैसा चल रहा है, घर में पति और बच्चे कैसे हैं। पर जैसे किसी और दुनिया में थी। अपने मायके के आंगन में खड़ी बाहें पसारे माँ के अंग में समा जाती थी। आंखों में आंसू गिर रहे थे और मन तृप्त था। बात केवल मिठाई की नहीं, मन के तारों की थी। मायका के साथ जुड़े हुए थे और माँ पापा की जुड़े हुए और मैंने मन में तार झिंझक चुके थे। यह जाते तृप्त मन मायके के बदौलत संभव। दवा के पैसे देकर दुआ थी। अनिल और निशा ले पेंटर दादा की मजबूरी में उन्होंने समझा और उनके हालत की खबर विधाता ने ली। हालत पता नहीं कब सुधरेगा। कोई पिछले 1 साल में बंद करके अकाउंटर भी खाली हो जाए। अधिकारियों आंकड़े को पता चला नहीं कि कोरोना काल में कतरीन 150 किलो के ये आत्मा है और मानसिक दबाव के चलते हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज की वजह से मौत के मुंह में चले गए। आज तो मेरे पर्स में सिर्फ 200 रुपये बचे हैं। क्लाइंटर भी आज नहीं। वकील साहब फीस मांगेंगे। अभी सभी परेशानी है। अब तो ईश्वर का ही सहारा है। अनिल ने एक लंबी सांस भरते हुए कहा, जिन्हें आपने उधार पैसे दे रखे हैं उसको बोलिए कि वे पैसे वापिस करें और वो पेंटर दादा जैसे इस पूरे कोरोना काल में से 2 मांगकर हमसे काम 4000 चुके हैं, उन्हें कहिए कि जल्दी पैसे लौटाए। घर में राशन भी खत्म होने को है। निशा और झुंझलाती हुई बोली, निशा पेंटर दादा को मैंने उधार नहीं दिया है। वो बेचारी कहाँ से लाएंगे, इनका कहीं काम भी तो नहीं लग रहा है। मैंने उनसे कहा पर ये तो वापस नहीं लूँगा। अनिल ने कहा, बाबूजी। अचानक दरवाजे का पेंटर दादाजी की आवाज़ देते हुए चौंका। हाँ दादा बोलो। अनिल ने पूछा, बाबूजी अगर 100 रुपये मिल जाते हैं तो बहुत मेहरबानी होती है। तबीयत ख़राब है, इंजेक्शन लगवाना है। बाबूजी आप सब पैसे लिखते जाइए, काम लगते हैं मैं सब चुका दूंगा। अभी बहुत ज़रूरत है, 100 रुपये दे दीजिए। पेंटर हाथ जोड़कर बोला, बहुत बीमार दिख रहे थे, क्या करूँ। बटुए में सिर्फ मैं दो पैसों में निशा की तरफ देखते हुए अनिल ने धीरे से कहा, दे दीजिए, जैसे होगा देंगे। निशा ने उसके मनचाही बात कह दी। ये लो दादा, इंजेक्शन जरूर लगवा लेना। अनिल ने पैसे देते हुए कहा, जी बाबूजी, भगवान आपकी सब मुराद पूरी करे। आशीष देता हुआ दादा चला गया। ट्रिंग ट्रिंग मोबाइल बजा। हेलो नमस्ते वकील साहब, राम प्रवेश बोल रहा हूँ। रामबन से भोपाल आ रहा हूँ। आपके 1 बोरा गेहूँ और 1 कट्टी चावल ला रहा हूँ। आपकी फीस दे जाऊंगा। फसल के पैसे आ गए। सोचा आप भी तकलीफ़ में होंगे, सो जाओ, आ रहा हूँ। भाभी जी के लिए सूखी चने और मेथी की भाजी भी लाऊंगा। जय राम की देसा निशा दुआओं का असर।